गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऊपर। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है सीपीसी की धारा 9 क्या है। सेक्शन 9 सीपीसी एग्जाम्पलेंड विद हिंदी विद एग्जाम्पल्स एंड लैंडमार्क केस लॉ, उदाहरणों के साथ, सरल उदाहरणों के साथ। और इसका जो एक ऐतिहासिक निर्णय है, धूला भाई एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 5 अप्रैल 1968, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो ये इसमें डिसाइड किया गया है कि किस प्रकार से मुकदमे सिविल न्यायालय में सुने जाएंगे और किस प्रकार से सिविल न्यायालय में मुकदमे नहीं सुने जाएंगे। धारा 9 एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है कि वो न्याय के द्वार तक पहुंचे, और न्याय के द्वार तक पहुंचने के लिए उसकी पहली सीढ़ी है उसका अधिकार क्षेत्र। क्योंकि यदि ये आपको पता ही नहीं होगा कि आपका मुकदमा दीवानी न्यायालय में दर्ज होगा या नहीं, तब आप इस कंफ्यूजन में, इस डाउट में रहेंगे कि ये हमारा दावा विशेष विधि के तहत जो न्यायालय बनाए गए हैं या जो विशेष लाभ बनाए गए हैं उसके तहत पेश होगा कि दीवानी न्यायालय में पेश होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, जो पिछला वीडियो, कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है। तो वाद पत्र तो सर आपने लिखना सीख लिया, लेकिन अब वो वाद पत्र किस अदालत में पेश होगा क्षेत्राधिकार के हिसाब से, जो धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 में बताया गया है, यह हमारे लिए समझना बेहद महत्वपूर्ण है। एक आम व्यक्ति, चाहे एक एडवोकेट, यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या पैदा होती है तो उसके मन में अदालत का विचार पैदा होता है कि मैं इस समस्या का निराकरण कोर्ट में जज साहब के समक्ष मुकदमा पेश करके पूरा करूंगा। लेकिन साथ ही सवाल यह भी उठता है कि क्या यह मुकदमा दीवानी न्यायालय में ही पेश किया जाएगा। तो इन सभी को आज हम लैंडमार्क जजमेंट के साथ और सरल उदाहरणों के साथ, जो ई बुक में मैंने आपके लिए तैयार की है, उसमें मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा। जो ई बुक है उसमें मैंने कुल 5 अध्याय आपके लिए तैयार करके रखे हैं। मैं उनको सिलसिलेवार 1 नंबर से अंत तक पढ़ के बता देता हूं, ताकि आपको ये पता लगे कि आगे वीडियो में मैं किन किन टॉपिकों पर आपको जानकारी देने वाला हूं। जिसमें अध्याय 1 में है सर सीपीसी की धारा 9 का परिचय, हम इस पर चर्चा करेंगे। बुक में से भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और वो सरल उदाहरण और वो एग्जाम्पल्स जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे सर, वो मेरी ई बुक में ही आपको मिलेंगे, जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि ये आखिर धारा 9 क्या है, इसका जो परिचय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें सरल तरीके से समझाने के लिए ही मैंने उदाहरण भी तैयार किए हैं और लैंडमार्क जजमेंट का भी आपके लिए कलेक्शन किया। क्योंकि यदि आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि दावा कहां पेश होगा, तब आपके कॉन्फिडेंस की बात ही अलग होगी। अगला अध्याय सर हमारा धारा 9 की सीमाएं और इसका अपवाद, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि धारा 9 की लिमिटेशंस क्या क्या हैं और इसके अपवाद क्या हो सकते हैं। अध्याय 3 में व्यवहारिक दृष्टिकोण और केस स्टडी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि धारा 9 को हम व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से देखेंगे और इसके संबंध में केस लॉ क्या कहता है। अध्याय 4 में है वे कानून जिनके अंतर्गत दावे विचारण होने पर दीवानी न्यायालय अधिकारिता नहीं रखता। मतलब वो 15 स्पेशल लॉ मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखे हैं, जिनको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा और आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से दूंगा। अध्याय 4 में से वो 15 कानून कि यदि वो कानून के तहत दावा विचाराधीन होने का प्रावधान दिया गया है तो वो सिविल न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएगा। ये मेरे द्वारा कोशिश करके आपके लिए 15 कानून ढूंढ के रखे गए हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हूं, लेकिन जहां तक मुझसे संभव हो सकता था कलेक्शन, मैंने 15 वो कानूनों का कलेक्शन आपके लिए किया है, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि इन 15 कानूनों के तहत यदि मामला आता है तो इन्हीं में दावा पेश किया जाएगा, दीवानी अदालत में दावा पेश नहीं किया जाएगा। अध्याय 5 में है हमारा धूला भाई बनाम राज्य मध्य प्रदेश 1969 को ऐतिहासिक निर्णय क्यों कहा जाता है। आखिर इसमें ऐसे सिद्धांत क्या पारित किए गए। क्योंकि ये जजमेंट जब पारित किया गया सर, है काफी पुराना जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट, लेकिन उसके बाद जितने भी इससे रिलेटेड जजमेंट हुए हैं उसमें सभी में इस जजमेंट का हवाला जरूर दिया गया है। इसमें वो बेसिक बुनियाद, वो बेसिक आधार बताए गए धारा 9 के क्षेत्राधिकार के संबंध में। हालांकि ये मध्य प्रदेश का है, उज्जैन से रिलेटेड है, उसके फैक्ट वगैरह भी मैं संभव हुआ तो आपको आगे जानकारी इसमें प्रदान करूंगा आगे। क्योंकि हमारा मुख्य जो टॉपिक है धारा 9,
और उसके क्षेत्राधिकार से रिलेटेड वो संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं प्रदान करूंगा, और इसके तथ्य जो है शॉर्ट में वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो प्रारंभ से अंत तक आप देखें। और वाद पत्र कैसे बनाया जाता है, इस पे मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है। 1 घंटे 17 मिनट का वीडियो है सर, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसमें मैंने वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण जानकारी दी है। और उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा तैयार की गई है, और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ई बुक की लिंक मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो वर्तमान में वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है धारा 9 के ऊपर, इसकी भी ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है, और उसकी भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे उस वीडियो से रिलेटेड ई बुक की लिंक मेरे द्वारा अपलोड कर दी जाती है। ई बुक यदि आप परचेस करते हैं तो वीडियो सर जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैं वो महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण उदाहरण एक स्पेशल तरीके से आपको समझाता हूं, आसान तरीके से। तो वो दोनों मिला के आपको बड़ा लाभप्रद जानकारी प्राप्त होगी। मेरे कई व्यूअर्स ने सवाल किया है, एडवोकेट्स ने, जिन्होंने जस्ट अभी अभी वकालत चालू की है, कि क्या सर ये ई बुक हमारे लिए भी लाभकारी है। बिल्कुल सर, आपके लिए लाभकारी नहीं, पूर्ण लाभकारी है, क्योंकि ये आपको कानून से परिचय कराती है। ये एक इंट्रोडक्शन है और एक सूचना है। और जिस प्रकार से बुक में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उनको ही बड़े ही सरल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करके मेरे द्वारा इन ई बुक्स के अंदर बताया जाता है, ताकि आपको आपकी मेमोरी में वो आसानी से समझ में आ सके और आप उसको प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तौर से समझ सकें कि इसका उपयोग हम कानून में किस प्रकार से करेंगे। मेरे एक व्यूअर्स ने सवाल किया था कि सर आपकी ई बुक मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश करना है। मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कहा सर ये ई बुक रजिस्ट्रार ऑफिस में आप पेश नहीं कर सकते, ना ही आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं। ये एक नोट्स है, एक पीडीएफ है, एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है, और मैं डिस्क्लेमर में भी लिख देता हूं। तो आप ये आपके खुद का ज्ञान बढ़ाएं और अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ें, और आप मतलब कम से कम आपकी प्राइमरी सॉल्यूशन तो सर हो ही जाता है। आप घर बैठे आप ये समझ पाते हैं कि अब हमें किस दिशा में किस प्रकार से जाना है। तो आइए सर, अब हम बिना देरी करे उस ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने धारा 9 को बड़े ही सरल तरीके से उदाहरण के साथ आपके लिए तैयार करके रखा है। आइए सर, जैसा कि सर आप जानते हैं कि बुक हमारे लिए सर्वोपरि है। बुक में जो परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि बुक में जो परिभाषा दी गई है उसी के उदाहरणों के साथ व्याख्या मेरे द्वारा ई बुक में की गई है। ई बुक में जो उदाहरण तैयार किए गए हैं वो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि वो एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर आपको समझाने के लिए मैंने तैयार किए हैं। इसमें जो परिभाषा दी गई है, पहले मैं वर्ड टू वर्ड आपको सर पढ़कर बताता हूं, ताकि आपको पता लग सके कि आखिर धारा 9 बुक में क्या कहती है, और उसके बाद हम उसका एक्सप्लेन करेंगे ई बुक के अंदर से। वीडियो को सर आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। भाग 1 ये आप देख रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है सर। ये 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुई है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक लगायत 158 तो इसमें धारा हैं, और कुल 51 आदेश हैं। सीपीसी में कितने भाग हैं इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और उसकी ई बुक भी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई है। इसमें धारा 9 की जो परिभाषा दी गई है कि जब तक कि वर्जित ना हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। न्यायालयों को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। इसमें स्पष्टीकरण दिया है सर। नंबर 1, वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है इसमें सर। इस धारा के प्रयोजन के लिए यह बात तात्विक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में विनिर्दिष्ट पद के लिए कोई फीस है या नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। अब आपने इसकी परिभाषा तो सुन ली, लेकिन कई बार हमको परिभाषा पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर ये परिभाषा बोल क्या रही है। इसके लिए आपको बहुत कुछ
मेहनत और प्रयास करना पड़ेंगे बुक को समझने के लिए, प्रैक्टिकली भी, व्यवहारिक भी। तब कहीं जाके आपको एक ज्ञान प्राप्त होगा कि आखिर ये धारा 9 क्या है। इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए ही मैंने आपके लिए ये बुक भी सर तैयार की है। इसमें एक टिप्पणी भी है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये। अधिकारिता। वर्तमान प्रकरण में प्रकट रूप से भू राजस्व संहिता की धारा 170 का एवं 170 खा में अंतर्विलित उपबंध पालन नहीं किए गए हैं एवं वैधानिक अधिकरण अर्थात एसडीओ ने न्यायिक प्रक्रिया के आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है एवं इसलिए इस प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की अधिकारिता अपवर्जित नहीं है। इसका एक न्याय दृष्टांत भी है। फकीरों कोष्टक में मृत द्वारा विधिक वारिसान बनाम जलसय एवं अन्य 2012 भाग 1 मनीषा 93 सीजी और इजिकल टू दूसरी बुक में भी ये प्रकाशित हुआ है 2011 भाग 2 MPACJ 336 सीजी और तीसरी बुक में भी प्रकाशित हुआ है 2011 भाग 3 CGLJ 330। तो ये तो सर बुक में परिभाषा दे दी और लगता है कि आपको ये समझ में आ भी गई होगी। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आई है उन्हीं के लिए मैंने एक आसान तरीके से उदाहरणों के साथ लैंडमार्क जजमेंट के साथ ये बुक तैयार की है, जिसमें जिनकी समझ में आ गई है उन्हें और भी आसानी से समझ में आ जाएगा और जिन्हें नहीं आया उन्हें भी आ जाएगा। तो आइए सर बिना देरी करें हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बुक, जो इसका टाइटल है सीपीसी की धारा 9 क्या है, सेक्शन 9 सीपीसी एग्जाम प्लेन्ड इन हिंदी विद एग्जाम्पल्स एंड लैंडमार्क केस लॉ। यही सर हमारे वीडियो का भी टाइटल है और इस ई बुक के अंदर से जानकारी देने का मेरा मकसद यही है कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो आप देख लें, समझ लें कि इस ई बुक के अंदर क्या लिखा गया है। यदि वीडियो में देखने और समझने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये ई बुक या पीडीएफ या नोट्स आपके लिए उपयोगी है, तभी आप इसे परचेस करें। मैं बिना ई बुक के भी सर आपको वीडियो में सारी जानकारी दे सकता था, लेकिन वीडियो में ई बुक के अंदर से जानकारी देने का मकसद यही है कि आप पहले परिचित हो लें और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये पीडीएफ आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, लाभकारी है, फायदेमंद है, तभी आप इसे परचेस करें। हम आगे बढ़ते हैं सर। आप इसमें देख रहे हैं जो विषय सूची है वो तो मैं आपको परिचित करा चुका हूं सर, अध्याय 3, 4 और 5 में प्रारंभ में। इसमें डिस्क्लेमर दी गई है सर, डिस्क्लेमर में सभी मैंने लिखा हुआ है और उसके बाद इसकी प्रस्तावना भी तैयार की गई है और हम अध्याय 1 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1 जो है सीपीसी की धारा 9 क्या है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमें यदि अधिकारिता का ही पता नहीं होगा कि दावा कहां पेश होगा तो फालतू का हमारा समय भी वेस्ट होगा, हमारे पक्षकार का भी समय वेस्ट होगा। और यदि मेरा ये वीडियो एक आम व्यक्ति भी देख रहा है तो वो भी इतना सक्षम हो पाएगा कि वो बता सकेगा उनके वकील साहब को कि वकील साहब ये मुकदमा इस कोर्ट में पेश होगा। घर बैठे आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है, आपको कहीं परेशान होने और जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए सर हम सबसे पहले धारा 9 का परिचय समझ लेते हैं कि धारा 9 क्या कहती है। दीवानी प्रकृति का अर्थ क्या है, सबसे पहले सर हम इस बात को समझेंगे। सिविल प्रकृति के मामले वे होते हैं जो व्यक्ति के निजी अधिकारों से जुड़े होते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, अनुबंध से जुड़े अधिकार, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक जैसे पारिवारिक मामले। ये बिल्कुल निजी मामले होते हैं व्यक्ति के, ये सब सिविल प्रकृति के मामलों में आते हैं, दीवानी प्रकृति जिसको हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति अपने जमीन पर अवैध कब्जा कर ले, ये कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ले और आप अदालत में कब्जा हटाने का वाद दायर करें तो यह दीवानी प्रकृति का वाद माना जाएगा। मैंने आपको बुक के अंदर से पढ़कर बताया सर अभी, लेकिन ये सरल भाषा और ये उदाहरण आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ये मैंने पर्सनल अपने अनुभव के आधार पर और प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर ये उदाहरण आपको समझाने के लिए ही तैयार किए हैं। अगर किसी ने उधार लिया, पैसा वापस नहीं किया, ये भी दीवानी मामला है। आपको मैंने पूरी बुक्स में से परिभाषा पढ़ के बताई, आपको ये भाषा शैली नहीं मिलेगी सर उसमें। ये एक उदाहरण स्पेशली तैयार किए गए हैं समझाने के लिए। ये तो दो उदाहरण हो गए सर मेरे आपको जो मैंने बताया। अब आपराधिक प्रकृति क्या होती है। चोरी, हत्या, धोखाधड़ी, बलात्कार जैसे अपराध, फौजदारी, उसको हम क्रिमिनल प्रकृति भी कहते हैं, उसमें आते हैं, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अंतर्गत आते हैं। अब भारतीय दंड संहिता 1860 को परिवर्तित करके बीएनएस 2023 में तब्दील कर दिया गया, आपको बता दूं मैं। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को तब्दील करके
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में तब्दील कर दिया गया। कुछ धाराओं में भी इसमें परिवर्तन हो चुका है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, टाइप कर दूंगा, उसमें आगे बढ़ा दूंगा, कोशिश रहेगी मेरी। अब धारा 9 का सर मूल प्रावधान क्या कहता है? बेयर एक्ट एंड टेक्स्ट सेक्शन 9, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is there expressly or implicitly barred। इसका हिंदी में अनुवाद भी सर मैं बता देता हूं। दीवानी प्रकृति के सभी वादों की सुनवाई का अधिकार न्यायालय को होगा जब तक कि वह किसी कानून द्वारा स्पष्ट या संकेत से प्रतिबंधित ना किया गया हो। ये इसका मूल प्रावधान है धारा 9 का। अब इसका उद्देश्य क्या है सर कि आखिर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में इस धारा 9 को क्यों रखा गया, इसका महत्व क्या है? तो इसका उद्देश्य नंबर 1 है सर, न्यायालयों को ऐसे सभी मामलों की सुनवाई का अधिकार देना जिनसे व्यक्ति का कोई निजी या संपत्ति संबंधी अधिकार प्रभावित होता है। नंबर 2 है इसमें उद्देश्य और महत्व में, यह न्याय के अंतिम सहारे के रूप में कार्य करती है। यदि कोई अन्य न्यायिक उपाय नहीं है तो व्यक्ति सिविल कोर्ट में आ सकता है। ये 2 इसके उद्देश्य और महत्व हो गए। अब इसका जो विशेष महत्व है क्या होगा सर, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विशेष महत्व कुल 2 तैयार किए गए आपके लिए, जिसमें नंबर 1 है, यह सिविल न्यायालय की मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन का आधार है। धारा 9 जो है कि एक क्षेत्राधिकार का आधार है। हम जब भी दीवानी दावे कोर्ट में पेश करते हैं तो उसमें जो पहला पैरा लिखा जाता है कि वादी और प्रतिवादी गण माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास करते हैं। वादग्रस्त संपत्ति भी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से वाद पत्र माननीय न्यायालय को सादर प्रस्तुत है। ये हम क्यों लिखते हैं, कहां से लिखी जाती है, कैसे आ गई है प्लीडिंग में, तो ये धारा 9 है सर। जो मैंने वाद पत्र कैसे लिखा जाता है उसमें डिटेल में आपको बताया है, लेकिन ये स्पेशल व्याख्या उसमें आपको नहीं मिलेगी। वाद पत्र में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा वो सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं। मैं आपको शॉर्ट में वीडियो के अंत में उसकी भी जानकारी प्रदान कर दूंगा। अब इसका जो विशेष महत्व है वो नंबर 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम इसका, यदि किसी अन्य अधिनियम में किसी विशेष प्रकार के विवाद के लिए कोई विशेष प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल नहीं है तो सामान्य सिविल कोर्ट ही समाधान होगा। ये इसका विशेष महत्व हो गया। अब इसमें दीवानी न्यायालयों की सामान्य अधिकारिता क्या होगी, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। सिविल कोर्ट किसी भी ऐसे वाद की सुनवाई कर सकता है जो व्यक्ति के निजी अधिकारों को प्रभावित करता है और किसी विशेष कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट इसमें बताया गया है। उसका उदाहरण समझ लेते हैं सर, क्योंकि उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमें किसी भी कानून को समझने के लिए। आपकी जमीन पर कोई गलत व्यक्ति मकान बना लेता है, प्लाट आपका है, रजिस्ट्री आपके नाम है, सब कुछ आपका है, कब्जा आपका है। एक व्यक्ति आया और नींव खोद ली, मजदूर लेके आया और डंडा लेके खड़ा हो गया कि कोई आए तो सही, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, और धमकी देने लगा, गालियां बकने लगा और काम चालू कर दिया। अब आप क्या करेंगे? तब आपको पुलिस थाने में तो रिपोर्ट करना ही होगी, फौजदारी जो उसके द्वारा की जा रही है, और सिविल न्यायालय में आपको आना होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पे कोई विधिक अधिकार रखता है तो उसकी घोषणा न्यायालय से कराने का अधिकारी होगा। तब आप इसके तहत सिविल न्यायालय में दावा पेश करेंगे। वाद बाबत स्वत्व घोषणा, क्योंकि उसने आपके स्वत्व को भी चुनौती दी है, डंडे के जोर पे दी है, जबरदस्ती की है, और उसको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की भी सहायता आपके द्वारा अदालत से मांगी जाएगी। वाद पत्र कैसे लिखा जाएगा, पूरा वीडियो 1 घंटे 17 मिनट का मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सभी जानकारियां मैंने आपको प्रदान की हैं। उदाहरण हम जो समझ रहे थे सर कि आप स्वामित्व की घोषणा और कब्जा हटाने के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपके प्लाट पे उसने मकान बनाना चालू कर दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होता है तो आप नुकसान की भरपाई का आवाज सिविल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कोई भी एग्रीमेंट हुआ, जैसे कि रुपए लेन देन का अनुबंध किसी के द्वारा किया गया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 3,17,000 रुपए उधार दिए। उधार लेने वाले ने वादा किया कि मैं 8 माह में ये रुपया आपका लौटा दूंगा। 8 माह बाद उसके मन में, उसकी नीयत में बेईमानी आ गई और उसने रुपया देने से मना कर दिया कि मैं नहीं देता रुपया, ना मैंने आपसे कोई रुपया नहीं लिया। ये उसके द्वारा अनुबंध भंग कर दिया गया।
जैसा कि उदाहरण में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है सर, ऐसे हजारों और सैकड़ों उदाहरण भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि धारा 9 क्या है इसको आप समझ सकें। अब जब उसके द्वारा अनुबंध का उल्लंघन कर दिया गया, तब आपको अनुबंध पालन का दावा दीवानी न्यायालय में लगाना होगा और अदालत से अनुबंध पालन करवाने की मांग करना होगी कि इसको आदेशित किया जाए कि ये व्यक्ति ये अनुबंध का पालन करते हुए ये मेरे द्वारा उधार ली गई राशि मुझे वापस करे। तो ये हो गया सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। अब किन मामलों में नहीं कर सकते इसको भी हम देख लेते हैं। यदि कोई विशेष कानून जैसे रेरा एक्ट, कोई बिल्डर्स ने फ्लैट बनाए, पूरी मल्टी बनाई और उसमें फ्लैट बेचे गए, बेचे जाते समय उसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया, कुछ राशि नगद ले ली गई और उसमें तारीख दे दी गई कि ये निर्माण कार्य अभी चालू है और इस तारीख तक मैं आपको निर्माण कार्य कंप्लीट कर कर दे दूंगा। उसके द्वारा कई लोगों से पूरी राशि भी ले ली गई, कई से कुछ ली गई और सबको आश्वासन दिया गया कि ये आपका इस तारीख को, इस समय में आपको निर्माण करके दे दूंगा। अब उसके द्वारा उस अनुबंध के अनुसार प्रॉपर्टी तैयार करके, फ्लैट तैयार करके उपभोक्ताओं को नहीं दिए गए। अब उपभोक्ता क्या करेगा सर? तो ये जो रेरा एक्ट है और जिसको आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी है, ये दोनों एक्ट्स जो हैं ये उपभोक्ता के पास मौजूद होते हैं। तो वो रेरा कोर्ट में इसको लेकर जाएगा। रेरा अदालत जो होती है विशेष तौर से बनाई जाती है और इसमें उन मामलों का निराकरण शीघ्रता के साथ भी किया जाता है और इसका जो निष्पादन है वो कलेक्टर महोदय को इसके लिए अधिकारी बनाया गया है कि वो इसका निष्पादन करें। कलेक्टर महोदय तहसीलदार महोदय को देते हैं और उसके पालन में उसका निष्पादन करवाया जाता है कि उनके द्वारा जो आदेश दिया गया, निर्णय दिया गया, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो ये उसमें प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन कुछ मामलों में अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग भी तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि गुजरात जो राज्य है उसमें रेरा से रिलेटेड जो निर्णय होता है, डिक्री होती है, तो उसके निष्पादन का राइट्स जिला न्यायालय को भी दिया गया है। तो वो शीघ्रता के साथ आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वो जिला न्यायालय में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि रेरा के कानून के तहत इसका निष्पादन किया जाए। हालांकि सभी स्टेट्स में ये अगर प्रावधान हो जाता है तो एक बड़ा ही लाभकारी कदम होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि रेरा कोर्ट से लोगों को फैसला तो दे दिया जाता है लेकिन वो न्याय के लिए फिर भटकते रहते हैं, उसका एग्जीक्यूशन के लिए सालों लग जाते हैं, उन बेचारों के पैसे भी चले जाते हैं और उसका निष्पादन भी समय से नहीं हो पाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम केस तो जीत गए, लेकिन केस जीतने के बाद भी हम हार गए। वो बिल्डर्स आराम से घूमते रहते हैं और उनका कोई नुकसान नहीं होता और इधर ये बेचारे मूल पूंजी भी दे चुके होते हैं, बैंक का ब्याज तक, इंटरेस्ट तक से भी वंचित हो जाते हैं। ना तो फ्लैट में रह पा रहे हैं, ना उनको कंप्लीट करके दिया, ना उनको कब्जा मिला, इधर उनका इंटरेस्ट भी जा रहा है। आप उदाहरण के तौर पे सोच लें 25 लाख रुपए में यदि किसी व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा तो 25 लाख रुपए का आप जोड़ लें 10% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए के समथिंग उसका इंटरेस्ट होता है। बैंक 9%, 7% तो देती ही देती है। अब आप 25,000 रुपए महीना का जो इंटरेस्ट है या जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको तो बेचारे को लॉस हो ही रहा है और इधर उसके एग्जीक्यूशन में भी समय पे समय लगता जा रहा है, तो वो तो एक तरीके से टूट जाता है, हार जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इसका शीघ्रता से निराकरण किया जाए तब उसका प्रभाव और उसका असर और उस केस जीतने की खुशी उस एक आम उपभोक्ता के मन में एक अलग ही प्रकार से होगी। क्योंकि ये एक अलग मैटर है सर, लेकिन रेरा शब्द का उदाहरण आया था इसलिए मैंने बता दिया। तो इस प्रकार के मामले रेरा कोर्ट्स में प्रस्तुत किए जाएंगे, दीवानी न्यायालय में आप प्रारंभिक तौर पर पेश नहीं कर सकते। यदि कोई विशेष कानून जैसे रेरा एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट उस मामले के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करता है, तब सिविल कोर्ट का अधिकार सीमित होता है। यदि वो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है तब आपको उस स्पेशल कोर्ट में जाना होगा। रेंट कंट्रोल एक्ट में जो है कि किराएदारी से संबंधित मामले सुने जाते हैं स्पेशल तौर पे। तो ये हो गया कि किन मामलों में यदि इससे रिलेटेड होगा। इसके अलावा भी सर बहुत से मामले हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वो आगे भी मैंने इसमें उदाहरण तौर पे समझाया, यही बता देता हूं आपको जानकारी भी। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 ये स्पेशल गठित किया गया और 10 लाख की आबादी जिस शहर की होती है उससे अधिक, वहां एक स्पेशल पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसको कुटुंब न्यायालय अधिनियम, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार है। कुल 1 लगाए 23 इसमें धारा है। इसकी धारा 7 में
ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया है कि पति पत्नी के संबंध से संबंधित समस्त विवाद, चाहे वो संपत्ति का ही विवाद क्यों ना हो, फैमिली कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। वो दीवानी न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। जैसे कि फैमिली कोर्ट की शक्तियां जिला न्यायालय को दे दी गई हैं। अब धारा 13 तलाक की याचिका है तो वो सिविल न्यायालय में धारा 13 के तहत जिला न्यायालय में धारा 13 के तहत याचिका पेश की जाएगी। आप उसको ये नहीं है कि उसको व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 या वर्ग 2 के न्यायालय में लेकर जाएं और वहां पे पेश करें कि वाद वास्ते तलाक की घोषणा किए जाने के संबंध में बात माननीय न्यायालय को प्रस्तुत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सामान्य दीवानी न्यायालय उसको नहीं सुनेगा। जो जुरिडिक्शन जिसे दिया गया वो वहीं के द्वारा सुना जाएगा। लेकिन मुस्लिम विधि में इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि मुस्लिम विधि विवाह को एक अनुबंध की तरह देखती है। तो यदि कोई व्यक्ति उस अनुबंध को ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो वो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में अनुबंध पालन का दावा पेश कर सकता है, जिसे हम दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना भी कहते हैं। हिंदू लॉ के तहत धारा 9 के तहत आपको जिला न्यायालय में उसको पेश करना होगा। लेकिन मुस्लिम विधि के तहत ये व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में भी पेश किया जा सकता है। तो ये एक कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो बीच में आ गई, तो मैंने आपके नॉलेज के लिए आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि इन मामले के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करता है, तब सिविल कोर्ट का अधिकार सीमित है। धारा 9 का ऐतिहासिक परिक्षेप क्या है? धारा 9 की जड़ें ब्रिटिश काल के न्यायिक ढांचे में है। ब्रिटिश शासन के दौरान न्यायालयों की दो प्रमुख श्रेणियां बनाई गई थी। नंबर 1 थी सिविल कोर्ट और दूसरी क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में निजी अधिकारों से जुड़े मामले और क्रिमिनल कोर्ट में अपराध से जुड़े मामलों को सुना जाता था। ये ब्रिटिश काल में जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था, 200 साल के समथिंग रहा उनका, उस समय ये चीजों की स्थापना उनके द्वारा की गई थी इस रूप में। 1908 में सीपीसी लागू होने के बाद धारा 9 ने सिविल कोर्ट की भूमिका को स्पष्ट और शक्तिशाली बना दिया। इसमें एक प्रमुख केस ला सर, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, धूलाबाई विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1969 AC78। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्ध किया है कि जब तक कोई विशेष कानून सिविल कोर्ट के अधिकार को स्पष्ट रूप से नहीं रोकता, तब तक सिविल कोर्ट को वाद की सुनवाई का अधिकार रहेगा। ये विशेष प्रावधान इस जजमेंट में बताया गया है। और उसी के बाद एक तालिका से भी इसको समझाया गया है जो इसमें ई बुक के अंदर लिखी हुई है। अब हम अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं कि धारा 9 की सीमाएं और अपवाद क्या होंगे, किन मामलों में दीवानी न्यायालय अधिकारिता नहीं रखता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं सर। धारा 9 कहती है कि सिविल कोर्ट को सभी दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है, जब तक कि ऐसा कोई मामला किसी विशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या संकेत रूप से वर्जित या बार्ड न किया गया हो। निम्नलिखित मामलों में सिविल कोर्ट अधिकार नहीं रखता। नंबर 1, कर निर्धारण से जुड़े विवाद, जैसे कि GST या आयकर से संबंधित मामले। नंबर 2, सशस्त्र बलों से संबंधित आंतरिक अनुशासन के मामले, जैसे कोर्ट मार्शल। नंबर 3, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं आर्टिकल 226 और 32 के तहत। नंबर 4 है राज्य की नीति से संबंधित निर्णय, जैसे कि कोई बजट नीति या योजना, तो ये इसके अपवाद में बताए गए। यदि कोई मामला दीवानी प्रकृति का तो है, लेकिन किसी विशेष अधिनियम ने उस पर विशेष प्राधिकरण का अधिकार दे दिया है, तो सिविल कोर्ट उसको नहीं सुन सकता। अब इसमें जो विशेष अधिनियम द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि इसमें स्पष्ट किया गया है विशेष विवादों की सुनवाई विशेष प्राधिकरण द्वारा ही होगी। उसमें रेरा एक्ट 2016, रेंट कंट्रोल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, और ये जो है कि सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं 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 नहीं, ये इसमें ई बुक में आगे दर्शाया गया है। और विशेष अधिनियम पारिवारिक न्यायालय अधिनियम का भी मैंने जो आपको उदाहरण दिया था कि CPC की धारा 9 लागू नहीं होती जब पति पत्नी के बीच तलाक या वैवाहिक विवाद हो, बच्चे की कस्टडी के लेकर विवाद हो, भरण पोषण की मांग हो, तो इसमें धारा 7 के जुरिडिक्शन के हिसाब से वाद पत्र पेश किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे सीमा ने अपने पति रमेश से अलग होकर मेंटेनेंस के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया क्योंकि यह मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के क्षेत्र में आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन जगहों पे स्पेशल पारिवारिक न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, तो वहां पे उन न्यायालयों को ही जो जिला न्यायालय हैं, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, 2 हैं, तो उन्हें ही शक्तियां दे दी जाती हैं। हाई कोर्ट और जिला न्यायालय मतलब नियमानुसार उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा, तो वो वहां पे उस प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये
चीज हमारी हो गई सर। अब इसमें प्रशासनिक या वैकल्पिक उपाय वाले मामलों में धारा 9 की भूमिका भी हम समझ लेते हैं कि जब किसी मामले का निपटारा किसी प्रशासनिक माध्यम या वैकल्पिक माध्यम जैसे अपील, पुनरीक्षण अथवा किसी विभागीय कार्रवाई से किया जा सकता है तो सिविल कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे बिजली के समझ लेते हैं। आपने बिजली विभाग के बिल में गलत राशि के लिए आपत्ति जताई, बिजली अधिनियम ने उसके लिए अपील की व्यवस्था है। ऐसे में सिविल कोर्ट सीधे सुनवाई नहीं करेगा, आपको जो स्पेशल कोर्ट है वहीं सुनवाई करना होगी। जैसे कि विद्युत अधिनियम की धारा 138 में जो है कि विद्युत चोरी का केस विद्युत विभाग की ओर से पेश किया जाता है तो वो जिला न्यायालय में पेश किया जाता है स्पेशल तौर से। जिला न्यायालय को उसमें राइट्स दिए गए। कई जगह स्पेशल तौर से कोर्ट गठित की गई है और कई जगह उन कोर्ट्स को जो पहले से गठित है उन्हीं को शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। किन परिस्थितियों में सिविल कोर्ट सुन सकता है इनको? जब मामला न्याय संगत अधिकार का है और प्रशासनिक उपाय उपलब्ध नहीं है। यदि प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी नहीं है या अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब सिविल कोर्ट उसको सुन सकता है। न्यायिक लिखा हुआ है। अब हम अध्याय 3 को देख लेते हैं सर। व्यवहारिक दृष्टिकोण और इसकी केस स्टडी के बारे में क्या बताया गया है। धारा 9 में तो सर सिर्फ मुश्किल से 10 लाइनों में इसकी परिभाषा दी गई है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्पेशल तौर से डिटेल में ये बुक भी तैयार की है ताकि आप हर पहलू से परिचित हो सकें। मैं अभी वो 15 स्पेशल लॉ आपके लिए जो मैंने तैयार करके रखे हैं अंतिम अध्याय में उसकी भी आपको जानकारी सर में दूंगा आगे। धारा 9 में संबंधित व्यवहारिक उदाहरण में धारा 9 कहती है कि जब तक किसी मामले को विशेष रूप से संकेत रूप से वर्जित नहीं किया गया सिविल न्यायालय को दीवानी प्रकृति के सभी मामलों की अधिकारिता होगी। उदाहरण में पहले भी मैंने बताया था, उदाहरण रामलाल की जमीन पर उसका पड़ोसी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। रामलाल सिविल कोर्ट में सूट फॉर इंजंक्शन दाखिल कर सकता है। धारा 9 इसमें लागू होगी। और इसमें एक उदाहरण भी है कि किराएदार राकेश किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत निर्धारित किराया नहीं दे रहा, मकान मालिक को रेंट कंट्रोल के पास जाना होगा ना कि सिविल कोर्ट में। धारा 9 लागू नहीं होगी विशेष अधिनियम के तहत, मतलब वो स्पेशल पावर जो दी गई है किराया अधिनियम के तहत या न्यायालय गठित की गए वहां उनको पेश करना होगा। इसमें उदाहरण 3 भी है। जब एक महिला ने पति के विरुद्ध दहेज, वापसी व उत्पीड़न का दीवानी दावा दायर किया, क्या धारा 2 लागू होगी? धारा 9 लागू होगी क्योंकि वह संपत्ति और हर जाने के दीवानी अधिकार का दावा कर रही है। संपत्ति और हर जाने के दीवानी दावे का अधिकार, तो इसमें धारा 9 लागू होगी। लेकिन वो दहेज का कर रही है तो जैसे आईपीसी की पुरानी धारा में 498 में मुकदमा दर्ज होता है। मारपीट का 323, 294, 506, अब वो धाराएं तब्दील भी कर दी गई हैं नए अधिनियम में, तो वो फौजदारी का मैटर होगा। वो इसके तहत दीवानी कोर्ट में दावा लेके नहीं आ सकती। वो ये नहीं कह सकती कि साहब मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, मारपीट की है, और वो थाने में रिपोर्ट ना करते हुए सीधा दीवानी दावा अदालत में लगा दे कि न्यायालय इनको दंडित करे और दीवानी दावे के नेचर को अंतर्गत सिविल न्यायालय में, तो इस प्रकार वो मामला यहाँ पेश नहीं कर सकती। वो पुलिस थाने के जरिए चालान के जरिए कोर्ट में पेश होगा, या अगर पुलिस थाने के में उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तब उसको परिवाद पत्र भी पेश करने का अधिकार होगा। उदाहरण 4 है सर। पति ने पत्नी के खिलाफ बच्चों की अभिरक्षा और भरण पोषण का वाद सिविल कोर्ट में दायर किया। वाद खारिज हुआ क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत फैमिली कोर्ट के पास विशेष अधिकार इसी काम को करने के लिए दिए गए। धारा 9 के अंतर्गत नहीं आएगा, विशेष अधिनियम के अंतर्गत ही आएगा। मुकदमा दाखिल करते समय किन बातों का सर हमें ध्यान रखें, ये हमें थोड़ा समझना होगा कि एक तो मामला दीवानी प्रकृति का है या नहीं, सबसे पहले देखना होगा। क्या कोई विशेष अधिनियम इस पर लागू होता है? वाद का कारण क्या है? क्षेत्राधिकार सही है या नहीं? स्टाम्प शुल्क व प्रक्रिया शुल्क पूरी है या नहीं? इसकी पूरी डिटेल जानकारी सर। वाद पत्र कैसे लिखा जाता है उसमें पूरे विस्तार के साथ बताया है मैंने। उसमें आदेश 7 नियम 1 के तहत वो खास 9 तत्व जो दीवानी दावे में लिखे जाने आवश्यक हैं वो मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया है। इसमें मैंने आपको मुख्य मुख्य बातें आपको जानकारी में दे दी हैं। और उसमें जो आदेश 7 नियम 1 के तहत जो वाद पत्र में लिखा जाएगा, जो बुक में लिखा हुआ वो तो मैंने बताया ही है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो बुक में नहीं लिखी होती हैं लेकिन हम व्यवहारिक रूप से जब वकालत करते हैं कोर्ट में तो उनका इस्तेमाल होता है, उसके भी बारे में मैंने पूरी डिटेल जानकारी उसमें दी है। और ई बुक के अंदर भी मैंने डिटेल जानकारी दी और उसी बुक को लिख के उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। वादी की जिम्मेदारियां क्या होंगी? सत्य बयान देना, उचित दस्तावेज संलग्न करना और स्पष्ट रखना विवरण। झूठा दावा लेकर आप न जाएं अदालत में, स्वच्छ हाथों से आप अदालत में जाएं। आपके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है तो आप अदालत में स्पष्टवादिता रखें, सत्यता बनाए रखें। कोर्ट फीस को आप दें, निवेदन की स्पष्टता रखें, सही सहायता मांगे। न्यायालय कैसे तय करता है कि मामला दीवानी है या नहीं?
तो उसमें न्यायालय सबसे पहले देखता है कि वाद की प्रकृति क्या है, किस कानून के तहत वाद है, वाद में मांगी गई राहत क्या है, क्या कोई निषेध है या नहीं। इसी के तहत न्यायालय डिसाइड करता है कि ये उनके नेचर में आएगा या नहीं और न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा या नहीं। धारा 9 की कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं, ये कैसे होगा? तो दीवानी प्रकृति प्लस निषेध नहीं है। एक तो दीवानी प्रकृति भी होना जरूरी है और निषेध नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से रोक नहीं है, तो इजिकल टू सुनवाई योग्य होगा। ये इसमें इस पर बताया। परीक्षा व इंटरव्यू के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर कुछ इसमें तैयार किए गए सर, जो मैंने इसमें लिख दिए हैं कुछ स्टूडेंट के हिसाब से भी या एडवोकेट्स के भी नॉलेज के इजाफे के लिए। तो ये हमारा सर हो गया। अब हम देखते हैं अध्याय 4, वे कानून जिनके अंतर्गत दावा विचारण होने पर दीवानी न्यायालय अधिकारिता नहीं रखता। ये हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं सर, वो 15 कानून जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताए थे। जब किसी विषय के लिए विशेष विधि, जिसको हम कहते हैं स्पेशल लॉ, एक विशेष प्रक्रिया और विशेष न्यायालय का प्रावधान हो तो सामान्य दीवानी न्यायालय उस मामले में अधिकारिता नहीं रखता जब तक वह स्पष्ट रूप से आवश्यक रूप से निषिद्ध नहीं हो। इसमें प्रमुख निर्णय है धूलाभाई विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी का, जो मैंने आपको बताया था। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सिविल कोर्ट की अधिकारिता तभी रोकी जा सकती है जब कानून में स्पष्ट रोक हो या पर्याप्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। अब विशेष अधिनियम की मैंने जो सूची तैयार की है सर, वो आपको क्रम वाइज पढ़ के बता देता हूं। नंबर 1 है राजस्व संहिता, भू राजस्व संहिता अधिनियम, जैसे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आपके स्टेट में जो भी हो, पूरा ऑल इंडिया में, वो आपके हिसाब से आप वहां देख सकते हैं। दूसरा है रेरा अधिनियम 2016, रेंट कंट्रोल एक्ट, किरायानामा अधिनियम। ये जो रेरा का लॉ है सर 2016, ये रियल एस्टेट विवादों के लिए रेरा ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी की उसमें स्पेशल बनाए जाते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट में किराया, बेदखली, मरम्मत आदि से संबंधित विवादों के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, जैसा कि मैंने बताया, फैमिली कोर्ट एक्ट पे सर तकरीबन मैं 20 वीडियो बना चुका हूँ, अलग अलग टॉपिकों में, महिलाओं से भी रिलेटेड, और शादी से बचने के कुल 50 उपाय, सॉरी सर, शादी से बचने के नहीं, तलाक से बचने के कुल 50 उपाय। उसमें मैंने वो 50 आधार रखे हैं कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद पैदा हो जाता है तो उन 50 उपायों को, सुझावों को अपनाकर उनके बीच के विवाद को समाप्त किया जा सकता है और दोबारा उनके बीच काउंसलिंग करके उनके घर को वापस बसाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि ये एक प्रयास और एक मार्गदर्शन है। आजकल अदालत में काफी मात्रा में भरण पोषण के मुकदमे बढ़ रहे हैं, तलाक के मुकदमे बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के मुकदमे बढ़ रहे हैं, तो उन सब के लिए एक प्रयास और एक उपाय है। मेरी एक बहन ने, एक व्यूअर्स ने सवाल भी किया था मुझसे कि ये मेरे शादी पे बचने के, तलाक से बचने के कुल 50 उपाय, और कुछ महिलाओं से रिलेटेड जो मामले थे जिसमें मैंने सुलह समझौते की बातें की थी और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 9 का भी हवाला दिया था कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वो सबसे पहले सुलह समझौता कराए। तो उन बहन ने ये कमेंट्स की थी कि सर यदि पति और ससुराल वाले गला दबाकर मारने की कोशिश करें, तेल झाड़कर जलाकर मारने की कोशिश करें, मारपीट करें, घर से निकाल दें और जुल्म जातिया करें, तब भी क्या सुलह समझौता कर लें? तो उनकी कमेंट्स में मैंने जवाब लिख के दिया था स्पष्ट कि बहन, आपके साथ ये गंभीर स्थिति है तो आपको ये दर्द बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। आपके लिए कानून बने हुए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बना हुआ है, भारतीय दंड संहिता है, धारा 144 है जिसके तहत आप खर्चे की मांग कर सकती हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी बना हुआ है, तो आप स्पेशल तौर पे उनकी सहायता ले सकती हैं, आपको जुल्म बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि सर छोटी छोटी बातों पे जब विवाद हो जाता है तो उनको टालने के लिए, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी है, अब उसका भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा, वो पत्नी अलग शादी कर लेगी, पति अलग शादी कर लेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा? वो तो उसका बचपन खिलने से पहले ही मर जाएगा सर। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, और वैसे भी शादी में दो परिवारों का मिलन होता है, तो वो दो पति पत्नी नहीं जुड़ते हैं, उनका पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरे रिश्तेदार एक दूसरे से जुड़ते हैं। उन सब में नई इत्तेफाकियों से बचने के लिए बेहतर है कि तलाक ना हो। ये मेरा कहने का मकसद था, उन बहन को भी मैंने जवाब दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 हो गया, तलाक, भरण पोषण, अभिरक्षा आदि के लिए केवल पारिवारिक न्यायालय बनाया गया है। आर्बिट्रेशन एक्ट, कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 5वें नंबर का है। मध्यस्थता मामलों में सिविल कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित है। छठा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, श्रमिक और नियोक्ता के बीच विवादों के लिए लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट, ये स्पेशल बनाई गई है। और
सरफेस एक्ट 2002 बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति की वसूली पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT का विशेष अधिकार दिया गया है। 8वां है सर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट RDDBFI एक्ट 1993 बैंक से कर्ज की वसूली से जुड़े मामले DRT के अधीन आएंगे। 9वां है कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी से संबंधित मामलों के लिए NCLT और NCLAT का अधिकार क्षेत्र बताया गया है। और 10वें नंबर पे सर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उपभोक्ता शिकायतों के लिए उपभोक्ता आयोग का विशेष अधिकार दिया गया है। 11वें पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 कर निर्धारण अपील। 12वें नंबर पे आता है सर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 भूमि समेकन चकबंदी के मामलों में दीवानी न्यायालय निषिद्ध किया गया है। इसी प्रकार से मेरे एक व्यूअर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सवाल भी किया था कि वहां भूमि जमींदारी अधिनियम 1950 लागू कर दिया गया था और वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं कर सकता उसको खत्म कर दिया गया कि वह पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा और कोई मुस्लिम व्यक्ति 1/3 से ज्यादा भी वसीयत कर सकता है। उसके तहत उनको बड़ा नुकसान हुआ, उन्होंने मुझसे इस बारे में सलाह भी मांगी तो मेरे द्वारा एडवाइस यही दी गई कि उनके वकील साहब ने काफी अच्छा केस हैंडल किया, वहां पे वसीयत को पूरी चुनौती दी और वो अपील के प्रावधान उनके पास मौजूद हैं। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो याचिका 142 जिसके तहत और सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका लगाई जाती है और 142 में भी अधिकार उसमें बताए गए, उसमें एक तलाक के ऊपर जो महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें धारा 13 ख में आपसी सहमति से जो मामला तलाक का होता है उसमें नियम बताया गया है कि 1 साल तक वो अलग रह रहे हैं, फिर आपसी सहमति से तलाक की याचिका पेश करते हैं जिला न्यायालय में, तब 6 माह की अवधि के पश्चात और 18 माह की अवधि के पूर्व यदि उनके द्वारा तलाक की याचिका वापस नहीं ली जाती है तब वो उनके बीच में विवाह वेतन घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस अवधि को भी इसमें हटाया जा सकता है। ये न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि जरूरी नहीं है कि वो 1 साल तक अलग रहें और वो 6 माह की समय अवधि का पालन किया जाए। इसमें 2 जजों की पीठ ने जो है कि नोटिस भी दिए थे विधानमंडल को कि इसमें स्पेशल रूप से सुधार भी किया जाए। हालांकि बुक में कानून वही लिखा गया है लेकिन इस जजमेंट के अंदर पूरा एक न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। तो इस तरीके से भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सर सभी अधिकार हैं, वो लोअर कोर्ट के द्वारा निर्णय को तब्दील भी कर सकता है, बदल भी सकता है और कानून से परे न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फैसला भी कर सकता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपके सामने किसी भी व्यक्ति के सामने यदि कोई समस्या आती है और वास्तव में आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपके सामने हाई कोर्ट और भारत के सर्वोच्च न्यायालय मौजूद हैं, वहां पे याचिका भी आपके द्वारा पेश की जा सकती है। हम आगे बढ़ते हैं सर, इसमें फॉरेस्ट एक्ट 1927 ऑब्लिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 संरक्षित वन भूमि या वन्य जीव मामलों में फॉरेस्ट अथॉरिटी को प्राथमिकता दी गई है। 14वें नंबर पे सर कस्टम एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, GST एक्ट, कर मूल्यांकन अपील आदि में ट्रिब्यूनल की प्राथमिकता सरकारी प्राथमिकता दी गई है। और 15वें नंबर पे सर हमारा लास्ट जो मैंने आपके लिए रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 विवादों में केवल CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अधिकार क्षेत्र रखता है। तो ये कुल 15 ला सर मेरे द्वारा आपके लिए निकाल कर रखे गए हैं। ये एक कोशिश है सर, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं और ये मेरे द्वारा एक प्रयास है ताकि धारा 9 का क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है, ये आपको समझ में आसानी से और अच्छे से आ जाए। इसलिए मैंने उदाहरण और इन ला का कलेक्शन भी किया है। और ये मेरी ई बुक सर क्या है, ये सभी ला का कलेक्शन ही है, एक PDF ही है, ये एक नोट्स ही है ताकि आपको एक जगह पे सभी चीजें आसानी से प्राप्त हो सकें और आप उसको समझ सकें। अब इसमें जो सर हमारा अगला टॉपिक है अध्याय 5 को हम देख लेते हैं कि धूलाभाई बनाम राज्य मध्य प्रदेश 1969 को ऐतिहासिक निर्णय क्यों कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सर ये फैसला है धूलाभाई एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 5 अप्रैल 1968 इसमें लिखा हुआ है। समतुल्य उदाहरण भी है इसमें और लेखक M हिदायतुल्ला, बेंच M हिदायतुल्ला, RS बच्चावत, CA वेदेलिंगम, KS हेगड़े, AN ग्रोवर साहब। परिचय में सर देख लेते हैं हम कि ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय दीवानी प्रक्रिया के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है सर। ये किस प्रकार से
यह निर्णय दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है, धारा 9 को, और यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार के मामलों को दीवानी न्यायालयों में सुना जा सकता है और किन मामलों को विशेष अधिनियम के तहत अलग से सुनवाई के लिए निर्दिष्ट अदालतों में भेजा जा सकता है। मामला और निर्णय में है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी विशेष अधिनियम द्वारा निर्धारित प्राधिकृत न्यायालयों को छोड़कर दीवानी न्यायालयों को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं होगा जो उस विशेष अधिनियम के तहत आते हैं। जहां तक कि संभव हो सकता था, 15 उन कानूनों की सूची मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है जो अभी मैंने आपको पढ़ के अभी बताई थी। यानी कोई विशेष अधिनियम, रेरा, रेंट एक्ट आदि, ये अभी मैंने पूरे और 15 कानून भी आपको पढ़ के बताए थे। उन मामलों को दीवानी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। ऐतिहासिक निर्णय क्यों कहा जाता है? सिद्धांत की स्थापना की गई है सर इसमें। इस निर्णय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि विशेष अधिनियमों द्वारा निर्धारित अदालतों की अधिकारिता दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। यह सिद्धांत दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से सीमित करता है। कानूनी प्रक्रिया में स्थायित्व, इसमें यह भी बताया गया है। इस निर्णय ने दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बारे में एक स्थायी मार्गदर्शन प्रदान किया है जिसे आज तक पालन किया गया है। इस अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को सुनिश्चित और स्थिर किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी मामले को केवल उस न्यायालय में सुना जाए जो कानूनी रूप से अधिकृत हो। इसने विशेष अधिनियमों के अधीन न्यायिक अधिकारिता के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो आज तक इस निर्णय के बाद कोई अन्य निर्णय इस दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता को चुनौती नहीं देता या फिर इस नए तरीके से व्याख्यापित नहीं करता। इस प्रकार ये जो धुलाभाई विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी है, इसको ऐतिहासिक निर्णय कहा जाता है। और बाद में जितने भी जजमेंट इससे संबंधित पारित हुए हैं उसमें सभी में इन जजमेंट का हवाला भी दिया जाता रहा है और दिया जाता रहा है। इसमें क्योंकि इसके बाद कई वर्षों से भारतीय न्याय तंत्र में इसका प्रभाव और अनुसरण हुआ है। इसमें अंत में सर निष्कर्ष भी है कि निर्णय दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और विशेष अधिनियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के बारे में एक स्थिर और स्पष्ट कानूनी सिद्धांत स्थापित करता है। इसे ऐतिहासिक निर्णय के रूप में इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि इसने दीवानी प्रक्रिया की समझ और न्यायिक अधिकारिता को एक नई दिशा दी जो आज तक इसे कानूनी संदर्भ के रूप में मानी जाती है। अब मैं सर ये जो जजमेंट है ये तो मैंने इसका सारांश आपको लिख के बताया, उस जजमेंट का वो पेरा भी मैं आपको बता देता हूँ जिसमें स्पेशली तौर पे धारा 9 के बारे में बताया गया और उसी शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ के बता देता हूँ जो जजमेंट के उस पेरा में दिया गया। आइए सर, अब सर मैं आपको जो धुला भाई का जो जजमेंट है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर देता हूं क्योंकि जजमेंट तो सर काफी लंबा है। यदि मैं इसकी पूरी व्याख्या, इसके तथ्य और इसके वाद विषय और उस पर आपको डिटेल में जानकारी दूंगा तो सर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पे स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, तो मैं इस जजमेंट पे स्पेशल वीडियो जरूर बना दूंगा अलग से, जिसमें उसके तथ्य, उसके वाद विषय, वादी अधिवक्ताओं के तर्क, प्रतिवादी अधिवक्ताओं के तर्क और उसका निष्कर्ष, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अब मैं धारा 9 से रिलेटेड जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस जजमेंट में लिखा है वो पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 कैसे काम करती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद विल्स जे एल वोलर हैम्पटन न्यू वाटर वर्क्स कंपनी बनाम हॉक्सफोर्ड 1 में उल्लेखित मामलों की श्रेणियों का उल्लेख करके दिया जा सकता है। इसमें बताया है कि एक वह है जहां सामान्य कानून के तहत कोई दायित्व मौजूद था और उस दायित्व की पुष्टि एक कानून द्वारा की गई है जो सामान्य कानून के तहत मौजूद उपाय से अलग एक विशेष और अनोखा उपाय देता है। वहां जब तक कि कानून में ऐसे शब्द ना हो जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ उस सामान्य कानून के उपाय को बाहर करते हो, मुकदमा दायर करने वाले पक्ष के पास या तो उस उपाय या वैधानिक उपाय को आगे बढ़ाने का विकल्प होता है। मामलों की दूसरी श्रेणी वह है जहां कानून केवल मुकदमा करने का अधिकार देता है लेकिन उपाय का कोई विशेष रूप प्रदान नहीं करता। वहां पक्ष केवल सामान्य कानून के तहत कार्रवाई करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक तीसरी श्रेणी है, अर्थात जहां सामान्य कानून के तहत मौजूद न होने वाला दायित्व एक कानून द्वारा बनाया जाता है और उसी समय इसे लागू करने के लिए एक विशेष और विशिष्ट उपाय देता है। कानून द्वारा प्रदान किया गया उपाय का पालन किया जाना चाहिए और यह पक्ष के लिए सक्षम नहीं है कि वह दूसरे वर्ग के मामलों पर लागू होने वाले तरीकों को आगे बढ़ाए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसने बताया है और इसी में विल्स जे इस दृष्टिकोण को हाउस ऑफ लॉर्ड्स नेविल बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड 2 के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत में ऐसे मामले किस श्रेणी में आते हैं?
भारत में विवाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम मास्क, रेलवे इंस्ट्रूमेंट कंपनी बनाम मार्क्स काउंसिलिंग दो में स्वीकार किया गया है कि सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है। मामले में न्यायिक समिति द्वारा निर्धारित किया गया था कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसे केवल तभी स्थापित किया जा सकता है जब कानून का कोई स्पष्ट प्रावधान हो या स्पष्ट रूप से निहित हो। दूसरे मामले में इसमें यह भी माना गया है कि जहां कानून का दायित्व बनाया गया है जो अवैध वसूली के खिलाफ विशेष और विशिष्ट उपाय देता है, वह कानून द्वारा परिकल्पित उपाय का पालन किया जाना चाहिए और करदाता के लिए सिविल कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया का पालन खुला नहीं है। बाद के मामले का हम अभी कुछ विस्तार से उल्लेख करेंगे। हालांकि इस न्यायालय में इस बात पर राय अलग अलग रही है कि दोनों मामलों में प्रिवी काउंसिल के निर्देश का कितना पालन किया जाए। हालांकि इस न्यायालय ने इस बात पर राय अलग अलग रही है और इस प्रश्न पर विचार करते हुए इसमें फैसलों का भी हवाला दिया गया है। तो इस प्रकार से धारा 9 की सर संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको इसमें से प्रदान कर दी है। और मैंने मेरे चैनल पर नोटिस से रिलेटेड तकरीबन 60 वीडियो स्पेशल तौर पर अपलोड किए हैं और वसीयत से संबंधित भी 60 से समथिंग वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। बीएनएस पे भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 50-60, और विभिन्न टॉपिकों पर मैं निरंतर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और सभी वीडियो की कोशिश रहती है कि उसका नोट्स या पीडीएफ या ई बुक के रूप में आपको प्राप्त हो। ये जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है इसकी भी ई बुक मेरे द्वारा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दी गई है। वहां पे आपको ई बुक और डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। 199 रुपीज, मात्र 199 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको उपयोगी महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने इसको दिखा और समझा भी आपको इसलिए दिया है ताकि आप वीडियो में पूर्णतः समझ लें कि इस ई बुक के अंदर क्या क्या मैटर है, और यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। तो आज के वीडियो में सर मैंने धारा 9 क्या है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की, इसमें महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।